गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिडन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ा था टेंस, और टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट इंग्लिश विषय का अपना टॉपिक चल रहा था टेंस, और टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस तक हमने पूरा कर लिया था, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी यहाँ तक पहुँच चुके थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो येस और नो टाइप वाले, दूसरे WH से वर्ड टाइप वाले। येस और नो वाले किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से, और WH वर्ड वाले किससे शुरू होते हैं? WH वर्ड से। WH वर्ड का उच्चारण हमने कैसे किया था, ये सब बातें आपने सीख ली थी। लेकिन अब हम सीखेंगे जिस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के हमने कुछ हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश बना के सीखी थी, तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, हिंदी से हम इंग्लिश उसकी कैसे बना सकते हैं, वो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से सीखेंगे। एकेडमिक स्तर पर ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो आप नोटबुक में इसको जरूर उतारिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVESENTENCE। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ क्या होता है, ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब हम इसका लिखते हैं पैटर्न। क्या लिखते हैं? पैटर्न। पैटर्न बोल सकते हो, फार्मूला बोल सकते हो। पैटर्न क्या होगा? ये चीज़ हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख ली थी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक है WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो इट मीन्स इसके कितने पैटर्न बनेंगे? 2। और ये बात भी हमें अपने को पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? डू और डज। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के भी 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता नहीं है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। बाकी तीनों जो सेंटेंस बचे थे उनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? डू और डज। डू किसके साथ प्रयोग होगा, डज किसके साथ प्रयोग होगा, ये बातें भी हम पढ़ चुके हैं। तो आओ हम अब पैटर्न बनाते हैं। शुरू हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, तो मैं सीधा लिख देता हूँ डू या डज, क्योंकि अपने बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट की, तो इस बात को लिखने, हेल्पिंग वर्ब लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा डू और डज लिखते हैं। डू और डज के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कुछ पार्ट बच जाए और उसके बाद क्या आएगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार WH वर्ड से सेंटेंस जो शुरू होंगे उनमें शुरुआत में क्या आ जाएगा? WH वर्ड, और बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा? सब्जेक्ट। डू और डज के बाद आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अब इस पैटर्न को हम हिंदी से इंग्लिश बना के कुछ सेंटेंस की हिंदी से क्या बनाते हैं? इंग्लिश। जैसे एक सेंटेंस है कि क्या वह पढ़ता है? क्या वह पढ़ता है? इसके हम बनाएंगे इंग्लिश। याद ये रखना है कि जो कई बार ऐसा भी बताते हैं, हम ऐसे भी समझ लेते हैं, आसानी रहेगी। जिस प्रकार से हमारे समझ में उसी प्रकार समझ लीजिए। क्या वह पढ़ता है? इस क्वेश्चन का हमें जवाब यस या नो में मिल सकता है। क्या वह पढ़ता है? अगर पढ़ता है तो हम यस बोल देंगे, नहीं पढ़ता है तो नो बोल देंगे। तो इस सेंटेंस को देख कर के हमें आभास होता है कि ये जो सेंटेंस है वो यस या नो टाइप वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप का होगा, यानी क्या वह पढ़ता है। अब दिक्कत ये रह जाती है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी आएगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट क्या है?
वह, और वह को हम इंग्लिश में लिखते हैं ही। क्या लिखते हैं? ही। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो ही के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? ही। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? ही कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो इसके साथ कौन सी सिंगुलर फॉर्म आएगी? डज। तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो डू और डज में से क्या लेना है हमको? डज। सब्जेक्ट क्या? डज, डू और डज को, डू और डज में से एक को लेने के बाद फिर क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में लिखते हैं ही। पढ़ना इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो डज ही रीड। सेंटेंस कंप्लीट। लेकिन लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? एक सेंटेंस और देखो, तुम क्या पढ़ते हो? तुम्हें क्या पढ़ते हो? आप इसको ये नहीं कह सकते यस या नो। तुम क्या पढ़ते हो मतलब आपको इसकी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। तो हम व्हाट से इस सेंटेंस को शुरू करेंगे। तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। क्या कहते हैं? यू। तो बताइए यू सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? यू सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या की, यानी अब ये पैटर्न फॉलो होगा। WH वर्ड लिख दिया हमने। अब क्या आएगा? डू या डज में से। अब डू और डज में से क्या आएगा? तुम सब्जेक्ट है। तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। तो बताइए यू सिंगुलर है या प्लूरल? यू है प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू। व्हाट डू। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। व्हाट डू यू रीड। लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? एक सेंटेंस और देखो, वह स्कूल कब जाता है? वह स्कूल कब जाता है? इस सेंटेंस को देखिए, वह सब्जेक्ट कब, ये जो कब है ये क्या है? WH वर्ड। तो कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। क्या कहते हैं? व्हेन। अब वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? ये है सिंगुलर। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो व्हेन। डू और डज में से क्या लोगे? डज। व्हेन डज। सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ही। व्हेन डज ही जाता, यानी कौन सी वर्ब है? जाना की। तो इसको जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। ये क्या हो गया अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ। ये इन तीनों ही सेंटेंस से थोड़ा सा क्या होगा? अलग होगा। क्या हो सकता है इसमें? देखिए, कौन दौड़ता है? कौन दौड़ता है? कौन दौड़ता है? इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनेगी? हु डज रन। ऐसे बना हो गया? ऐसा गलत होगा। तो इसका सही क्या होगा? हु रन्स। हु रन्स। अब बात गड़बड़ हो गई कि WH वर्ड कौन दौड़ता है, यानी सेंटेंस के लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को देख करके हम सोचेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको ये बताया था कि बिना हेल्पिंग वर्ब के इंटरोगेटिव सेंटेंस से नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ जो मैंने सेंटेंस क्या बढ़ा दिया, इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया ही नहीं। तो ये दिक्कत हो गई, क्योंकि जो रूल पढ़े थे रूल पे काम ये कर नहीं रहा है। तो कौन दौड़ता है, इस सेंटेंस को समझने की आवश्यकता है। देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कौन दौड़ता है, यानी दौड़ने वाले का हमें पता ही नहीं है। जो इसमें क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है दौड़ने की। और दौड़ने की और सब्जेक्ट की परिभाषा क्या बताई थी कि काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यानी जो वर्क करता है वही कौन होता है? सब्जेक्ट। इसमें दौड़ने का काम हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि दौड़ने का काम कौन कर रहा है। कहने का मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या है? अभाव। तो ऐसा आभास होता है कि जो कौन वर्ड है वो ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस सेंटेंस को देख करके हमें लग रहा है कि कौन दौड़ता है, इस सेंटेंस में कौन जो शब्द है यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसको कौन का इंग्लिश में, कौन की इंग्लिश बनाई हमने? हु। और दौड़ना रन्स। यानी इस प्रकार के हु से शुरू होने वाले सेंटेंस किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में
हु से शुरू होने वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको आप नोट लगा के विशेष रूप में लिख सकते हो, याद रह जाएगा आपको कि जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हु से शुरू हो तो उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। तो आप लोग लिख सकते हो जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य हु से शुरू हो, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य हु से शुरू हो तो विशेष रूप से लास्ट में लिखा दूंगा आपको कौन कौन टेंस हैं। जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य हु से शुरू हो तो उसमें आज वी का यूज नहीं करना है, आज वी का यूज नहीं करना है। विशेष रूप से ये जो शर्त है वो कौन कौन टेंस में लगेगी। एक तो सिंपल प्रेजेंट में ये हु है वो गड़बड़ कौन कौन टेंस में करेगा, एक तो सिंपल प्रेजेंट में और एक सिंपल पास्ट में। अब मुझे एक बात और याद आ रही है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की जब चर्चा होगी, टेंस का हमको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। अगर टेंस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो और ज़्यादा बेटर तरीके से और अधिक अच्छी तरीके से हमारे समझ में आएगा। जिस प्रकार सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट एक साथ पढ़ सकते हैं, यानी इनमें बहुत सिमिलरिटी है। सिंपल प्रेजेंट के ही अफर्मेटिव सेंटेंस में एचवी का यूज़ नहीं होता, सिंपल पास्ट के भी अफर्मेटिव सेंटेंस में एचवी का यूज़ नहीं होता। इसमें सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न होकर के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईएस जोड़ा जाता है। इसमें सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न होकर के मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस CONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में बहुत सिमिलरिटी है, यानी इन दोनों में केवल अंतर है तो वो एक ही है, दो अंतर मेन रूप से। एक तो प्रेजेंट और पास्ट का, यानी ये प्रेजेंट में चलता है, ये किस में चलता है, पास्ट में। दूसरा है सेंटेंस, अगर देखेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग होता है और इसमें वॉज या वर का प्रयोग होता है। एक अंतर ये है, बाकी सेम है। इसमें भी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, इसमें भी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। जो एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज होंगे उनका पास्ट रूप बढ़ा देंगे हम तो वो पास्ट कंटिन्यू बन जाएगा। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट व पास्ट परफेक्ट में बड़ी सिमिलरिटी है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें मेन रूप से अंतर है तो केवल प्रेजेंट और पास्ट का, और हैज और हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, इसमें कौन सी होगी, हैड। इसमें इतना ही अंतर है। तो यानी दो कंपैरिजन तुलनात्मक अगर अध्ययन करेंगे इनका तो बहुत किफ़ायती होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। लेकिन ये छोटे स्तर के बच्चों के लिए, एकेडमिक स्तर के लिए है, तो मैं आपको उलझन पैदा न करके एक एक टेंस को अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ। नोट, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य हु से शुरू हो तो उसमें एच वी का यूज नहीं करना है। कौन कौन सी स्थिति, ऐसी स्थिति किन किन टेंस में बनेगी, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। तो कौन से शुरू होने वाला हम एक ऐसा सेंटेंस और देखते हैं जो आपको बनाना है, पहले फिर मैं बता दूंगा आपको। तुम्हें, जैसे आपसे ये प्रश्न कर लिया जाए घर पे कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ऐसा क्वेश्चन तो आपको बहुत बार पूछते रहते हैं घर वाले। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसकी हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो बताओ इसमें काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। क्या आपको मालूम है कि पढ़ाने वाले का मेंशन कहीं इसमें है क्या, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। हमसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको अंग्रेजी
कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला जो काम इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का, और काम कर कौन रहा है इस चीज़ का हमें मालूम ही नहीं है। कहने का मतलब सब्जेक्ट का इसमें भी अभाव है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कौन जो वर्ड है उसको शुरुआत में लेके आएंगे, हु, कहाँ पे लेके आएंगे, हु। अब मैंने ये आपको स्पष्ट रूप से लिखा दिया था कि जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य हु से शुरू हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। और ऐसी स्थिति बनेगी विशेष रूप से इन दो टेंसों में, एक तो सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल है पास्ट में। तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल है प्रेजेंट, तो हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज करना नहीं है। तो पढ़ाना, पढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच। क्या कहते हैं, टीच। तो ये हु तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसका मतलब ऐसा आभास हो रहा है अपने को कि पढ़ाने वाला कितने व्यक्ति हैं, एक, क्योंकि प्रश्न कर रहा है, इस वाक्य हमें बता रहा है, इस चीज़ का आभास करा रहा है कि पढ़ाने वाले कितने व्यक्ति हैं, एक, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूछ भी एक व्यक्ति के बारे में है, हु टीचेज, क्योंकि हमको सिंगुलर मान के इसमें टीच के लास्ट में क्या लगाएंगे, ईएस। और ये चर्चा हम कर चुके थे कि सी टीच के आगे मैंने ईएस क्यों लगाया था। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड पे एंड हो तो उसमें ई एस जोड़कर वर्ब को क्या बनाएंगे, सिंगुलर। और ये बात भी मैंने आपको विशेष रूप से नोट कराई थी कि एक बात बार बार आप गलत करते हो, कौन सी, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि नाउन के आगे, ये बात मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि यदि आप नाउन के आगे एस, ई एस और आई ई एस जोड़ोगे तो नाउन हमेशा क्या बनेगी, प्लूरल बनेगी। नाउन क्या बनेगी, प्लूरल। लेकिन वर्ब के आगे जब एस, ई एस और आई एस जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। वर्ब हमेशा क्या बनेगी, सिंगुलर। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से मैंने आपको बेसिक टर्म में भी लिखा दिया था और यहाँ भी एक बार पुनः याद रखना है, क्योंकि ये उलझन बहुत बार दिमाग में आती है बच्चे के। तो हु टीचेज यू, ये यू तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जो आधारभूत जानकारी है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये तो तीनों थे नॉर्मल सेंटेंस। अब इसमें एक अलग विशेष बात थी, इसमें अलग विशेष बात थी। अब एक मैं ऐसा ही सेंटेंस और लिख रहा हूँ, उसको आप बनाइए और उसमें कुछ आपको अलग लगे या कोई परेशानी आए तो फिर हम मिलके उसको बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तुम कौन सी पुस्तकें चाहते हो। अब अभी तक इस सेंटेंस में मैं क्या अलग बात बताना चाहता हूँ आपको, पहले से थोड़ी चर्चा करता हूँ। अभी देखो हमने एक सेंटेंस पढ़ा है, ये सारे सेंटेंस पढ़े हैं। इसमें शुरुआत में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, या फिर WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। यानी WH वर्ड जिस सेंटेंस में आ रहा है उसके तुरंत बाद को क्या आ रही है, मैन वर्ब। क्या आ रही है, मैन वर्ब। यानी WH वर्ड सेंटेंस प्रयुक्त हुआ, उसके तुरंत बाद क्या है, मैन वर्ब। हमने पैटर्न भी ऐसे सीखे हैं, देखो पैटर्न में भी ऐसा लिखा है कि जो यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन है उसमें शुरुआत में आ जाएगा डू और डज, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड से जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं उसके शुरुआत में WH वर्ड और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आ रहा है, डू या डज। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि डू और डज WH वर्ड के तुरंत बाद आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को कैसे बनोगे, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। चाहने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तुम के द्वारा। यानी कहने का मतलब दिया गया सब्जेक्ट दी गई वर्ब को हैंडल कर रहा है, ये दिया गया सब्जेक्ट दी गई वर्ब को कर सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम। सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम। मैंने सब्जेक्ट की बात सबसे पहले क्यों की है, क्योंकि सब्जेक्ट का पता
इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, वरना आप हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग में गलती कर दोगे। फिर अंदाज से लगाओगे कि लगनी तो डू या डज में से एक है, लेकिन वो सही मायना नहीं होगा, सही तरीके से हम नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप किसको खोजोगे? सब्जेक्ट को। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। कौन सी, कौन सा, कौन सी, इनकी इंग्लिश क्या होती है? विच। क्या होती है? विच। पुस्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुक। चाहने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वांट। अब इस सेंटेंस की हमको क्या बनानी है? इंग्लिश। तो WH वर्ड, कौन सा, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? यस और नो में तो आंसर दिया नहीं जा सकता, इसका हमें विस्तार से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे? विच। अब विच के साथ में क्या आएगा? कौन सी और पुस्तक। विच के साथ यानी कौन सी शब्द के साथ जो नाउन है वो भी क्या आएगी? यहाँ पर साथ में आएगी। जैसे विच बुक, विच बुक। तुम सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल? तो ये प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ मैन की हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू आएगी या डज? डू। विच बुक डू। इसके बाद देखो अब पैटर्न ये हो गया, WH वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लिख दिए गए? नाउन लिखिए। इसी की हमको चर्चा करने की, ये क्यों आया? विच बुक डू। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। विच बुक डू यू वांट। लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, कि तुम कौन सी पुस्तकें चाहते हो। अब एक अंतर है। अंतर क्या है? यहाँ पर जो हमने पैटर्न लिखा था वो ये लिखा था कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने किसी भी अन्य वर्ड का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो WH वर्ड है ये तो कौन सा है? विच है, वो WH वर्ड है, और डू है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम क्या लेकर आ गए? एक नाउन। और नाउन क्या होती है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इस चीज़ को हमें पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी विशेष बात क्या है, मैं नोट लगा के आपको लिखा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। यदि किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यदि किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में निम्न, क्योंकि मैं नीचे लिखूंगा वो कौन कौन से वर्ड होंगे, यदि किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में निम्न WH वर्ड का प्रयोग हो, तो यदि किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में निम्न WH वर्ड का प्रयोग हो तो उनसे रिलेटेड या संबंधित, उनसे रिलेटेड नाउन भी उनके साथ लिखी जाएगी। उनसे रिलेटेड नाउन भी उनके साथ लिखी जाएगी। कैसे? जैसे इस सेंटेंस पे आपने कहा कौन सी पुस्तक, कौन सी और पुस्तक का यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है, क्योंकि सामने वाले से प्रश्न कर रहे हो कि तुम कौन सी पुस्तकें चाहते हो, तो कौन सी वर्ड के साथ एक नाउन जुड़ी है, वो कौन सी है? पुस्तक। तो इसकी इंग्लिश बनाते वक्त भी विच अपने साथ आने वाले नाउन को भी साथ लेगी। तो ये कौन कौन से वर्ड हो गए? एक तो हो गया विच, जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। विच का अर्थ होता है कौन सा, कौन सी। एक वर्ड है हाउ मच, हाउ मच। हाउ मच का अर्थ होता है कितना, ये होगा मात्रा के लिए। मात्रा मतलब, मात्रा का अर्थ समझिए पहले। मात्रा क्या होती है? एक तो चीज़ होती है जिसको हम गिन सकते हैं, और एक चीज़ ऐसी होती है जिसको हमें माप सकते हैं। जैसे कोई तरल पदार्थ है, दूध है, हम ऐसा कह सकते हैं 1 लीटर दूध। क्या ऐसा कह सकते हैं क्या 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध? ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब दूध को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो हाउ मैनी मिल्क नहीं कह सकते हम क्या कहेंगे? हाउ मच मिल्क।
एक वर्ड है हाउ मैनी, एक वर्ड है हाउ मैनी, ये संख्या के लिए, यानी जिनकी गिनती की जा सकती है उनके लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी का, और जिनको हम माप सकते हैं उनके लिए किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, हाउ मच। यानी पुस्तक है जैसे, तो हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, पुस्तकों को आप गिन सकते हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ मैनी, और जिनको गिन नहीं सकते, जिसको माप सकते हैं, उसके लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, हाउ मच। तो हमने क्या पढ़ा, इस चीज़ को दोबारा देखिए एक बार, कि थोड़ी सी डिफिकल्ट आपके लिए नई चीज़ हो सकती है, बिल्कुल, बल्कि ये नई नहीं है, ये एकेडमिक स्तर पर कक्षा 5 या 6 के विद्यार्थियों को भी इस चीज़ का मालूम होना चाहिए। मैंने ये सेंटेंस दो चीज़ लिखाई, दो वर्ड लिखाए हैं, एक तो हु वाले सेंटेंस में ध्यान रखना है, और एक आपको विच वाले सेंटेंस, हाउ मच वाले सेंटेंस और हाउ मैनी वाले सेंटेंस। इन 4 प्रकार के सेंटेंस में आपको एक एक बात नहीं याद रखनी है। वो कौन सी याद रखनी है कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है हु से शुरू होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य है हु से शुरू होता है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। एक अलग सेंटेंस है, कौन सा, विच वाले, हाउ मच वाले, हाउ मैनी वाले सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस में भी अगर हम हिंदी से इनकी क्या बनाते हैं, इंग्लिश, तो इस प्रकार के सेंटेंस में जब हाउ मच से, हाउ मैनी से और विच से किसी सेंटेंस की इंग्लिश बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये वर्ड अपने साथ आने वाली नाउन को भी साथ लेकर बनेंगे, यानी साथ लेंगे, इनके साथ इनकी नाउन साथ में प्रयुक्त होगी। तो इतना आपके समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो साथ साथ में उतार लेना, क्योंकि मैंने राउंड ज़्यादा कर दिए। लेकिन एक बार फिर मैं शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे हमने, इसका पैटर्न पढ़ा, कौन कौन से, यस और नो वाले, यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन और WH वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन। यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन थे, इनमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुरुआत में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। और WH वर्ड वाले क्वेश्चन पैटर्न में और डू और डज वाले पैटर्न में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। डू और डज के पहले केवल क्या लगा देंगे, WH वर्ड, बाकी सारा का सारा क्या रहेगा, वैसे का वैसा। याद ये रखनी है कि मैन वर्ब की इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब किस फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म का। एक विशेष बात मैंने नोट लगा के लिखाई है, कौन सी, हु वाली, कौन सी, हु वाली, इस बात को आप मत भूल जाना। एक ये बात बताई थी कि नाउन के आगे जब एस, ES और IES प्रयुक्त होगा तो नाउन हमेशा क्या बनेगी, प्लूरल, और वर्ब के आगे जब S, ES और IES का प्रयोग होगा तो वर्ब हमेशा क्या बनेगी, सिंगुलर। एक मैंने ये बताया विच, हाउ मच और हाउ मैनी वाले सेंटेंस। अब हम शुरू करते हैं D नंबर लगाकर, यानी इसका चौथा सेंटेंस आ गया, कौन सा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, INTERROGATIVESENTENCE। सॉरी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, NEGATIVESENTENCE, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस वर्ड के पढ़ने से मात्र से अपने को पता चलता है कि इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, नेगेटिव मानी नकारात्मक, सेंटेंस मानी वाक्य, यानी इस प्रकार के वाक्य में प्रश्नवाचक प्रश्न भी बनेगा और नॉट भी बनेगा, यानी सेंटेंस में WH वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और बीच में सेंटेंस में क्या आएगा, नॉट। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को ये सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और आप इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से उतार लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके फिर भी कुछ समझ में नहीं आया इतना कुछ पढ़ने के बाद, तो आप विद्यालय के ग्रुप में अपना मैसेज करके इतना क्वेश्चन रख सकते हैं और अपने नोटबुक में जिस प्रकार लिखाया गया है
उसी प्रकार सीक्वेंस के अनुसार उतार लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।